करते हैं आज का क्लास। देखो पहला क्वेश्चन ही वोटिंग रिलेटेड आ गया। क्वेश्चन है पोस्टल वोटिंग इज अदरवाइज कॉल्ड। जो डाक मतदान होता है इसको और क्या कहा जाता है? प्लूरल वोटिंग, प्रॉक्सी वोटिंग, वेटेड वोटिंग और सीक्रेट वोटिंग। अब आप इस चीज को अगर समझो, सबसे पहले देखो, अगर सीक्रेट वोटिंग की बात करें ना तो ये है गुप्त वोट, मतलब किसी को बताया नहीं जाता। तो ये हमने कहा कहां पे देखते हैं? जब हम प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखते हैं तो वहां पे जो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस सीक्रेट वोटिंग वहां पे देखने को हमें मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा प्रॉक्सी वोटिंग। अब देखो पोस्टल वोटिंग दो तरह से किया जाता है। पोस्टल वोटिंग में क्या होता है ना कि एक तो आपका हो गया पोस्टल बैलेट, जिसको आप पोस्ट के थ्रू भेज देते हो। अब ये कौन कौन से लोग करेंगे? देखो पहला तो हो गया आपका पहला तो पोस्टल बैलेट से हो गया, और दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा? प्रॉक्सी वोटिंग से। पोस्टल वोटिंग दो टाइप से की जाती है। अगर हम बात करें पोस्टल बैलेट्स के, तो इसको पोस्ट के द्वारा आप भेज दोगे। प्रॉक्सी वोटिंग में आप क्या करोगे कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां पे आपका नाम मेंशन्ड है वहां पे आप क्या करोगे कि किसी इंसान को ऑथोरिटी दोगे कि वो आपकी जगह पे जाके ये वोट डाल सके। ठीक है, तो यही होता है कॉन्सेप्ट प्रॉक्सी वोटिंग का। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है वन फ्यूचर इज कॉमन टू द फॉलोइंग बॉडीज। देखो यहाँ कुछ बॉडीज दिए गए, इनमें से कुछ फीचर जो है आपके बिल्कुल कॉमन है। आपको क्या कॉमन है वो आपको बताना है। देखो कौन कौन से बॉडी है? सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है एंड ऑफिस ऑफ कैग है। अब इन चारों में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या कॉमन है, क्या ये एडवाइजरी बॉडी है, क्या ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, या कंट्रोल किए जाते हैं लेजिस्लेचर के द्वारा, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं? इसका आंसर कीजिए जल्दी से। देखो एक ही चीज कॉमन है इसमें, फटाक से आंसर कीजिए इस सवाल का। देखो राइट आंसर आपका होगा ये चारों के चारों जो है ना, ये चारों के चारों क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन आपका मिस हो गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कोई नहीं, ठीक है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो देखो आर्टिकल 124 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट लिखा हुआ है। अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 तक हमें क्या देखने को मिलता है? इलेक्शन कमीशन देखने को मिलता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किस पार्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन आएगा, तो वो होना चाहिए आपका पार्ट 15। पार्ट 15 के अंदर इलेक्शन कमीशन आता है। कुछ और बॉडीज है जैसे यूपीएससी है। यूपीएससी किस पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है? आंसर कीजिए आप। ये एग्जाम यूपीएससी ही कंडक्ट करवा रही है, तो आप बताओ यूपीएससी किस पार्ट के अंदर देखने को मिलेगा? वो आर्टिकल है, मैंने पार्ट पूछा है आपसे। देखो 315 से लेके 323 तक, 323 तक ये यूपीएससी से ही डील करता है। और पार्ट कौन सा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका पार्ट 14। देखो ना 324 से कौन हो रहा है? पार्ट 15 में इलेक्शन कमीशन हो रहा है। और लास्ट वन अगर हम कैग की बात करें तो कैग के लिए कौन सा आर्टिकल मेंशन किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 148 के अंदर हम कैग की बात करते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। In case of a disagreement between the two houses of parliament over a non-money bill,
अब आपको इसमें बताना है कि क्या हो सकता है। बिल लैप्स हो जाएगा, प्रेसिडेंट में साइन इट इनटू अ लॉ, द प्रेसिडेंट में कॉल अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, और लास्ट वन। आंसर कीजिए इसका। देखो अगर नॉन मनी बिल है तो ये किस बिल की, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा है या ये ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहा है? यहां पे हम ऑर्डिनरी बिल की बात कर रहे हैं। जो ऑर्डिनरी बिल होता है, अगर उसमें एक हाउस जो है बार बार अगर उसको रिजेक्ट कर रहा है तो हम क्या करते हैं कि प्रेसिडेंट समन करते हैं और दोनों हाउस का ज्वाइंट सीटिंग बुलाते हैं, और इसको प्रिसाइड कौन करेंगे? इस ज्वाइंट सीटिंग को, इसको प्रिसाइड करने का काम कौन करेंगे? वो होंगे आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 108 ज्वाइंट सीटिंग से ही रिलेटेड है। अगले सवाल पे चले। क्वेश्चन इज व्हाट एडमिट्स द फॉलोइंग इज नो ट्रू। देखो इस लाइन को मत भूला करो कि यहां पे नो ट्रू पूछ रहा है। नो ट्रू ऑफ द जनरल इलेक्टोरल रोल prepared through the agency of election commission, it is to be used for election to the। आप सीधा सा ये मतलब समझो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है। देखो बेसिक चीजें अगर आप इसमें समझोगे ना, तो जो मतदान सूची होती है ना, उस सूची में जो नाम दिया जाता है ये उसके बारे में बात कर रहा है। तो लोग किस किस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें से। बहुत ही आसान सा सवाल है, कंफ्यूज मत होना। देखो जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, यहाँ पे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं। एडल्ट फ्रेंचाइजी में जो भी 18 साल प्लस का इंसान है वो वोट डाल के डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। पंचायत नगर पालिका में भी क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन से हम इनको चूज करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो क्या एमएलए की बात की जा रही है, तो एमएलए को भी क्या करते हैं हम, डायरेक्ट चूज करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नहीं, गलत हो गया। राइट आंसर होगा काउंसिल ऑफ द स्टेट। देखो काउंसिल को वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हम सिटीजन्स इसको डायरेक्ट चूज नहीं करते ना, इसीलिए आपका राइट आंसर ये होगा। आपसे नोट ट्रू पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। बाकी 3 के 3 जो है इसमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो स्टेट असेंबली हो या पंचायती राज हो। क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू वोट is mentioned in the part of the constitution relating to fundamental rights, यूनियन लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर या इलेक्शन। आपसे पूछ रहा है कि राइट टू वोट जो है ना वो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अच्छा फोर्थ क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक मिनट अब रुको, एक बार दोबारा देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में सिंपल आप ये समझो कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो 18 साल से प्लस लोग हैं जिनका नाम इलेक्शन वाला जो सूची आता है ना जिससे आप वोट डालने जाते हो उस लिस्ट के अंदर है, वो इनमें से किस किस में पार्टिसिपेट करेंगे, किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो देखो यहां क्या पूछ रहे हैं, नो ट्रू मतलब नहीं करेंगे आपसे पूछ रहा है। तो लोकसभा जो होता है एमपी का इलेक्शन, उसमें हम डायरेक्ट वोट डालते हैं जाके। सेम है पंचायत में जो प्रधान वगैरह चुने जाते हैं उनका क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। समझ आया? लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए वगैरह होते हैं उनके लिए भी हम क्या करते हैं कि जो भी 18 साल से प्लस वाले हैं वो जाके डायरेक्ट वोट डालते हैं ना। लेकिन जब बात काउंसिल की आती है तो काउंसिल को कौन चूज करता है, काउंसिल का इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 4।
अब तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। आ गया समझ? चलिए बढ़िया, अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल आप देख लो। अब राइट टू वोट, वोट जो है ना, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको ये बताना है कि किस पार्ट में हमें ये देखने को मिलता है, कहां पे इसका पोजीशन है, यूनियन लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में, या इलेक्शन वाले प्रोविजन में, कहां पे ये देखने को मिलेगा हमें? देखो, जो आर्टिकल 326 है, ये हमें राइट देता है कि हम वोट डाल सकते हैं, इवन हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्शन में, कोई भी हमें उससे रोक नहीं सकता। तो आर्टिकल 326 हमने कहां पे देखा था? तो वो देखा था पार्ट 15 के अंदर, और पार्ट 15 क्या है? वो है आपका इलेक्शन। आ गया ये क्वेश्चन समझ में? आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपसे पूछा जा रहा है, which of the following non-members of parliament has the right to address it? 4 ऑप्शंस आपके पास है, अटॉर्नी जनरल, सोलिसिटर जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इनका पार्लियामेंट से क्या लेना देना इन दोनों को? बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। किस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है ये? आर्टिकल 76 के अंदर अटॉर्नी जनरल की बात की गई है। अच्छा ये बताओ, सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल वो होते हैं जो हेल्प करेंगे अटॉर्नी जनरल के लॉ रिलेटेड मैटर्स में। अटॉर्नी जनरल का मेन काम क्या होता है कि गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये हाईएस्ट अगर हम बात करें इनके बारे में, तो ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। इनको अपॉइंट कौन करेगा? अटॉर्नी जनरल को इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर आपसे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की बात की जाए, तो इनका कोई भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होता है, बिल्कुल गवर्नर की तरह ये भी प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट से ही ऑफिस में रहते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। For which period the Finance Commission is formed? 2 years, every year, 5 years, or according to the wishes of President? देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है, 5 years। अच्छा, ये क्यों नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ प्रेसिडेंट, जबकि आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को अगर चाहिए, प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है कि नए कमीशन की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट उसको, जो पुराना कमीशन है उसको डिजॉल्व करके नया कमीशन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे क्या लिखा है? विशेस। विश थोड़ी हो सकता है, वो सम सर्कमस्टांसेस है। बिल्कुल सही कहा आपने, आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन के बारे में एक चीज और बताओ आप, कि जो इनका एडवाइस होता है वो बाइंडिंग होता है या नहीं होता है? फाइनेंस कमीशन का जो एडवाइस होगा वो बाइंडिंग होगा या नॉन बाइंडिंग होगा? जल्दी से आंसर कीजिए इसका। बाइंडिंग होगा इनका डिसीजन, जो एडवाइस ये देंगे फाइनेंस कमीशन, वो बाइंडिंग होगा या नॉन बाइंडिंग होगा? देखो, ये हमेशा नॉन बाइंडिंग होगा, लेकिन अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल की, तो ये बताओ हमें कि जीएसटी काउंसिल का बाइंडिंग होगा या नॉन बाइंडिंग होगा? देखो, ये सवाल अगर पूछ लिया जाए तो फंस जाते हैं बच्चे। जीएसटी काउंसिल का एडवाइस क्या होगा? बाइंडिंग होगा, नॉन बाइंडिंग होगा?
जीएसटी काउंसिल जो होता है ना, वो 3/4 मेजोरिटी से कोई भी डिसीजन लेती है। यही वजह है कि वो हमेशा बाइंडिंग होता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, हु फाइनली अप्रूव द ड्राफ्ट 5 ईयर प्लान। प्लानिंग कमीशन करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। बहुत ही आसान सा सवाल है। बिल्कुल सही, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अच्छा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसके चेयरमैन कौन होंगे? वो होंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसके मेंबर्स कौन होंगे? तो जितने भी इंडिया के अंदर प्राइम चीफ मिनिस्टर हैं जिस सारे स्टेट के, प्लस दिल्ली के, और प्लस जितने भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ये सब के सब इसके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलो। The deciding authority state share in central tax is the। 4 ऑप्शन है आपके पास, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस मिनिस्टर। कौन डिसाइड करेगा ये? इस सवाल का आंसर कीजिए जल्दी से। बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा फाइनेंस कमीशन। कहां देखा था इसको हमने? आर्टिकल 280 के अंदर। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेंगे। ये जो है ना सेंट्रल अच्छा, अभी फिलहाल कौन सा फाइनेंस कमीशन इंडिया के अंदर वर्क कर रहा है? 14th, 15th, 16th कौन सा फाइनेंस कमीशन है? ये कमेंट में बताओ, और उसके चेयरमैन का भी नाम आपको बताना है। मैं इतना हिंट दे देता हूं कि जो चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे? अभी रिसेंटली फाइनेंस कमीशन बनाया गया है, जिसके जो हेड हैं वो पहले नीति आयोग में थे। देखो, करंट अफेयर्स मैं नहीं यहां पे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। When was the Public Service Commission the original version of UPSC setup? देखो, बीपीएफओ का एग्जाम है जिसको यूपीएससी ले रही है। बिल्कुल सही, अरविंद पनगड़िया। आप बताओ कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसका सेटअप कब हुआ था? यूपीएससी के अंदर आप ईपीएफओ का एग्जाम दोगे तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। बताओ किस डेट को हुआ था? मैं चलो आपको हिंट दे देता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई थी। इसके बाद ली कमीशन हमने देखा, और ली कमिटी का ही रिकमेंडेशन था जिससे पब्लिक सर्विस कमीशन का सेटअप होता है वहां पे। बिल्कुल सही, 1 अक्टूबर 1926। देखो, 2-3 चीजें से याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के आसपास ये देखने को मिला, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ली कमीशन। ली कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही इसको बनाया गया था। ठीक है, अब यूपीएससी ले रहा है ना, तो कुछ भी पूछ लेगा वहां पे वो। Which of the following known members of parliament has the right to address it? ये देखो, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन है, which authority recommended the principles governing the grants in aid to the revenue of the state out of the consolidated fund of India?
कौन करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी करेगी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस कमीशन या इंटर स्टेट काउंसिल? इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए, सॉरी 12 का आंसर कीजिए। इलेवन तो रिपीट हो गया था इसीलिए मैंने स्किप कर दिया उसको। इसका आंसर कीजिए फटाक से। बी। देखो फंस गए ना आप। अभी हमने देखा था कि जो सेंटर को चाहे वो ग्रांट दिया जाए चाहे वो टैक्स शेयर की बात की जाए, कौन करेगा? वो करेगा फाइनेंस कमीशन। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का इससे लेना देना कुछ भी नहीं है। हमने देखा था 14th फाइनेंस कमीशन ने बोला था कि 41% शेयर होना चाहिए स्टेट का टैक्सेस में, अगर आपको याद हो अर्लियर रिपोर्ट के। तो अगर हम पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करें तो पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं। 15 + 7, 15 जो होंगे वो लोकसभा से होंगे और 7 जो होंगे वो राज्यसभा से होंगे। इसका राइट आंसर होगा फाइनेंस कमीशन 3 ओनली। और अगर हम इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो इंटर स्टेट काउंसिल के हेड कौन होते हैं? चेयरमैन कौन होंगे? वो होंगे आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अगर यहीं पे जोनल काउंसिल की बात होती तो उसके हेड कौन होते? चेयरमैन, तो वो होते आपके होम मिनिस्टर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सही कर लो। यहाँ पे इसीलिए बोलते हैं पॉलिटी दिखने में जितना इजी लगता है उतना होता नहीं है। बस स्टेटमेंट थोड़ा सा इसको चेंज कर देगा ना तो फिर आप फंस जाओगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। The CAG of India act as the chief accountant and auditor for the, जो कैग है ये किसका चीफ अकाउंटेंट होता है? आपके ऑप्शन से यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड नाइदर यूनियन नॉर स्टेट गवर्नमेंट। इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए। देखो यही है पॉलिटी का जाल, इसको समझना बहुत मुश्किल है। आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा पॉलिटी को। आपने मार दिया यूनियन गवर्नमेंट। देखो जब कैग की बात आती है ना तो कैग ऑडिटिंग करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के साथ मिलके, तो ये दोनों की ऑडिटिंग करता है, दोनों का ही अकाउंटेंट बनता है। और आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है 3, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। देखो अगर मुझसे भी पूछा जाता तो मैं भी आज से कुछ साल पहले ऑप्शन 1 के साथ जाता, लेकिन राइट आंसर 3 है, यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। देखो अगर कैग के बारे में हम कुछ चीजें जान लेते हैं। आर्टिकल 148 के अंदर हमने देखा ऑफिस ऑफ कैग के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 149 जो है इसमें इसके पावर्स और ड्यूटीज की बात की गई है। और वहीं पे आर्टिकल जो 150 है, आर्टिकल 150 के अंदर ये बात मेंशन्ड है कि कैग जो होता है वो चीफ अकाउंटेंट होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लिया करो, लेकिन एक बार क्वेश्चंस को आपको अच्छे से देखना है, एनालाइज करना होता है। ये 1 लाइन क्वेश्चन है, लेकिन पॉलिटी के 1 लाइन क्वेश्चन भी बहुत खतरनाक होते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। पूछ रहा है द फाइनेंस कमीशन इज मेनली कंसर्न्ड विथ द रिकमेंडिंग द प्रेसिडेंट अबाउट। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो इसमें गलती मत करना आप। हमने पहले ही आपको इससे पहले 2 क्वेश्चन पहले हमने समझाया था कि फाइनेंस क्वेश्चन का, ये फाइनेंस कमीशन का काम क्या क्या है। आप देखो इसको।
क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कीजिए। नहीं, चलिए कोई नहीं, हम देख लेते हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिंग नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। चलो ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड टू द स्टेट, बोथ और नाइदर। चलो यहां पे आपने सही किया है, इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि हमने क्या देखा था कि जो टैक्स का शेयर होता है उसके बारे में भी फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करेगा। हालांकि रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती, लेकिन फिर भी वही करता है। और ग्रांट इन एड की बात करें तो ये भी फाइनेंस कमीशन ही करेगा। Who constitute the finance commission after every 5 years? अब ये 5 साल के बाद भी कर सकते हैं, या अगर इनको ये लगा कि जल्द पहले जरूरत है तो ये 5 साल से पहले भी कर सकते हैं। बिल्कुल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 280। कैग का क्या था? तो 148। और अभी हमने डिस्कस किया था कि ये आर्टिकल 149 में इसके पावर और ड्यूटीज की बात की गई है, और आर्टिकल 150 के अंदर ये बताया गया है कि जो कैग होता है ना, वो चीफ अकाउंटेंट ऑफिसर होता है, किसका? यूनियन और स्टेट दोनों का। अच्छा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात करें तो आर्टिकल 75 आपको जरूर याद होना चाहिए। आर्टिकल 75 में मेंशन्ड है ना कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट की बात करें तो आर्टिकल 79 में पार्लियामेंट को डिफाइन किया गया है। पार्लियामेंट के कौन कौन से पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होता है पार्लियामेंट का, और वो तीनों कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला तो हो गया प्रेसिडेंट, दूसरा लोअर हाउस एंड अपर हाउस। ठीक है। प्रेसिडेंट की बात करें तो आर्टिकल 52 के अंदर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मेंशन्ड है। आर्टिकल 54 के अंदर इनका इलेक्शन प्रोसीजर मेंशन्ड है, और आर्टिकल 61 के अंदर इनका इम्पीचमेंट मोशन हम देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय। 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन यूपीएससी के मेंबर्स को रिमूव करेगा? आंसर कीजिए इसका। पार्लियामेंट आफ्टर रिजोल्यूशन एडॉप्टेड विद 2/3 मेजोरिटी। देखो, ये प्रेसिडेंट के मैटर में होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के मैटर में ये देखते हैं हम। और अगर वाइस प्रेसिडेंट होते तो वो सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस से भी काम चल जाता है। ठीक है, सॉरी, अपर हाउस से काम चल जाएगा, राज्यसभा से। इसका आंसर कीजिए क्या होगा? प्रेसिडेंट हटाएंगे। देखो, प्रेसिडेंट बिल्कुल हटाएंगे, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे हटाएंगे? ट्रिब्यूनल पे या सुप्रीम कोर्ट के? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कीजिए। देखो, यूपीएससी का एग्जाम है तो थोड़ा सा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा 3 ओनली। देखो, प्रेसिडेंट जो है वही रिमूव कर सकते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर को। और कब करेंगे रिमूव? जब कोर्ट के अंदर इंक्वायरी होगी और सुप्रीम कोर्ट उनको एक रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही ये करेंगे। अगर स्टेट पीसीएस की बात करें तो उसके मेंबर को कौन हटाएगा? तो वहां पे गवर्नर हमें देखने को मिलेंगे जो उन मेंबर्स को हटाएंगे वहां से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो, यूपीएससी है तो फिर करना तो पड़ेगा आपको। इफ द इलेक्शन कमीशन इज सेटिस्फाइड दैट a candidate has failed to lodge an account of election expenses। सिंपल सा समझो कि इलेक्शन में जितने पैसे खर्च किए जाते हैं ना, तो अगर उसका हिसाब देने में आप चूक गए
तो आपको कितने साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, आप अगले कितने साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाओगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, पूरा मत पढ़ो, मैंने आपको समझा दिया कि अगर आपसे पूछ रहा है कि जो इलेक्शन का एक्सपेंसेस था अगर आप उसका डिटेल नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कितने साल के लिए जो है आपको हटाया जाएगा उससे। बी 3 इयर्स, क्या बात है, बिल्कुल सही है ये 3 इयर्स। देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है उसके सेक्शन 10 के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो तो आपको 3 साल के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा। जैसे यूपीएससी ने भी बोला है कि अगर आप कहीं पे प्रोटेस्ट वगैरह करते पकड़े गए तो आपको अयोग्य करार दे दिया जाएगा। यही वजह है कि यूपीएससी के बच्चे प्रोटेस्ट वगैरह में बहुत कम भाग लेते हैं। क्वेश्चन 18, इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल and the legislative assembly of a state in India are held on the basis of। इससे आसान सवाल नहीं आएगा आपके लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, देखो ये कहां देखने को मिलता है, ये प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना बीपी का, वहां पे हमें ये देखने को मिलता है। इसका आंसर कीजिए। बिल्कुल राइट, यही था हमारा 4th क्वेश्चन जो आप समझ नहीं पा रहे थे उस समय। उसमें यही बातें की जा रही थी कि एडल्ट फ्रेंचाइजी के अनुसार हम क्या करते हैं, एमपी को हम वोट करेंगे डायरेक्ट, एमएलए को करेंगे और पंचायत राज में करते हैं, 3 जगह पे हम करते हैं वोट, और ये तीनों डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। बजट से क्वेश्चन आ गया, वोट ऑन अकाउंट मीन्स, अब ये क्या होगा वोट ऑन अकाउंट, स्टैट्यूटरी एक्सेप्टेंस ऑफ प्लानिंग बिल, एक्सेप्टेंस ऑफ मनी बिल, एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्ट ऑफ अकाउंट चेकिंग बाय कैग, और लास्ट वन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू डिमांड ऑफ ग्रांट टिल द पैसेज ऑफ प्लानिंग बिल। 18 का आंसर कीजिए, सॉरी 19 का आंसर कीजिए। बिल्कुल सही है, राइट आंसर होगा डी। देखो वोट अकाउंट जो होता है ना, ये मैक्सिमम 2 मंथ के पीरियड के लिए इसको किया जाता है। तो क्या होता है कि अगर पैसा खत्म हो गया तो फिर वोट अकाउंट होता है और कंसोलिडेटेड फंड से हम कुछ पैसा निकाल लेते हैं उस शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, बजट की बात करें तो किस आर्टिकल के अंदर हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन्ड है, क्या आप ये बता सकते हो? देखो बजट वर्ड मेंशन नहीं है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आर्टिकल 112 के अंदर वो मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द कैग? आर्टिकल 148 जिसने कैग को डिफाइन किया जाता है, तो बताओ कि कैग का जो होता है ये टाइम पीरियड क्या होता है? बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर है 6 इयर्स और अप टू 65 इयर्स, या तो 6 साल तक रहेंगे या 65 साल का अगर एज हो जाएगा तो फिर भी उनको हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा हटाया जाएगा? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये मैं लेके इसलिए आया हूं क्योंकि आप इस चीज को समझो कि कहीं पे भी वर्ल्ड वाइड बहुत ही कम ऐसी कंट्री है जो कि अपर हाउस के अंदर फाइनेंशियल लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करता है। हमारे इंडिया में भी अगर हम मनी बिल की बात करें ना, तो मनी बिल
जो है इसमें क्या होता है, इसमें मोनोपोली हो जाती है बिल्कुल किसकी, लोकसभा की, लोअर हाउस की। आर्टिकल 110 के अंदर ये हमें देखने को मिलता है। तो बताओ कि कौन सा ऐसा कंट्री है जहां पे फाइनेंशियल लेजिस्लेशन जो होता है वो अपर हाउस के अंदर होता है। देखो राइट आंसर है आपका जर्मनी। ये बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था। तो अच्छा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या बोरो किया है, ये बता सकता है कोई? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या बोरो किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? देखो जब बात फाइनेंस की हो रही है ना, तो जो भी ट्रेड कॉमर्स ये सारा चीज है ना, ये सब हमने कहां से बोरो किया है? ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ही बोरो किया है। अगर फ्रांस से पूछा जाए तो फ्रांस से हमने रिपब्लिक वाला जो प्रियम्बल के अंदर वर्ड रिपब्लिक है वो हमने कहां से लिया? फ्रांस से लिया। ठीक है। अच्छा, रिपब्लिक से याद आया, टीपू सुल्तान जेकोबियन क्लब के मेंबर रहे थे। तो जेकोबियन क्लब कहां से जुड़ा हुआ था, किस कंट्री से जुड़ा हुआ था? तो आपका आंसर होना चाहिए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 22, द ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म्स। नौकरशाही कार्य करती है, कौन कौन सा काम करती है ब्यूरोक्रेसी? आंसर कीजिए इसका। ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ओनली जुडिशियल फंक्शन, ओनली लेजिस्लेटिव फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शन। इसको तो गलत नहीं करोगे आप लोग? बिल्कुल सही है। राइट आंसर जो हमारा होगा वो है ऑप्शन 4। अब जल्दी से ब्यूरोक्रेट बन जाओ आप लोग। मेरा तो अटेम्प्ट खत्म हो गया यूपीएससी का। इस साल मैंने अपने 6 के 6 अटेम्प्ट खत्म कर दिए, तो उम्मीद है कि आप लोग आगे पहुंचो। Which one of the following is not a constitutional body? 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। 23 का आंसर कीजिए। बिल्कुल सही है। राइट आंसर है आपका प्लानिंग कमीशन। अच्छा, प्लानिंग कमीशन को हमने रिसेंटली हमने देखा था ना, जब नई सरकार आई थी 2014 में, नोट रिसेंटली, तो हमने इसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया था? नीति आयोग कर दिया था। ये फोर्स में कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को आया था। वैसे इसको नीति आयोग का नाम हमने 2014 में ही बदल दिया था। 17 अगस्त 2014 को ही इसका नाम चेंज कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मेंबर ऑफ द यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड बाय द। देखो आर्टिकल 317 के अंदर ये मेंशन्ड है कि यूपीएससी के मेंबर्स को हटाया जा सकता है, और सेम आर्टिकल में ये भी मेंशन्ड है कि स्टेट पीसीएस के मेंबर को भी हटाया जाएगा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल में मेंशन्ड है? तो 317 के अंदर मेंशन्ड है कि यूपीएससी के मेंबर को रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन यहां पे जो है एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसी के बेसिस पे इन्हें रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट वन, हु इज द चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखो क्वेश्चंस को बस घुमा के आपके सामने रख दिया गया है। कौन होंगे? लॉ मिनिस्टर होंगे या अटॉर्नी जनरल होंगे इसमें से? बिल्कुल सही, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76। देखो आर्टिकल्स को कभी रट्टा नहीं मारा जाता है, आर्टिकल्स को आप कनेक्ट करते हुए चलो चीजों के साथ। अभी मैं 345 पे क्लास लूंगा जिसमें आज हम, कल मैंने प्रियम्बल को डिटेल में समझाया था उस क्लास में,
आज हम इस क्लास में सारे अमेंडमेंट जितने भी हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, which is the highest body that approve 5-year plans? ऑब्वियसली कौन होगा इसमें, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। राइट आंसर इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अगर एनडीसी की बात करें, पहले भी हमने आपको बताया था इसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे। मेंबर कौन होंगे, बाकी सारे मुख्यमंत्री जो होंगे इसके मेंबर हो जाएंगे, प्लस कैबिनेट मिनिस्टर भी होंगे। ये सवाल बहुत ही आसान दिखेगा लेकिन बहुत ही टफ है। आपसे पूछ रहा है कि which is not a central services, कौन सा ऐसा है जो सेंट्रल सर्विस नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एंड इंडियन रेवेन्यू सर्विस। इसका आंसर कीजिए 27 का। देखो जो टॉप रैंकर होते हैं ना, वही फॉरेन सर्विस और आईएएस में जाते हैं। तो आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा इंडियन सर्विस नहीं है? राइट आंसर होगा आपका इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस जो आईएफएस बनते हैं वो नहीं है इसका पार्ट। देखो फंस गए। अरे इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सब तो टॉप प्रायोरिटी होती है ना बच्चों की, जब वो मेंस का डैप फिल करते हैं तो लगभग बच्चे यही 3 चीज सबसे पहले फिल करते हैं ऊपर। जो इंडियन फॉरेन सर्विस होता है ये इंडिया के बाहर बेसिकली हमें काम करना पड़ता है ना ब्यूरोक्रेसी में, तो वो इंडियन सर्विस का पार्ट नहीं होता है, सेंट्रल सर्विसेज का। क्वेश्चन नंबर 28 देखो आप, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल होंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। देखो अगर आप 21-22 साल में यूपीएससी क्लियर कर लेते हो फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में, तो मोस्ट प्रोबेबली आप इस पोजीशन तक पहुंच पाओगे, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाओगे। इसका आंसर कीजिए। राइट आंसर होगा इसका कैबिनेट सेक्रेटरी। और ये जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं ये एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं, किसके? द सिविल सर्विस बोर्ड के। जो सिविल सर्विस बोर्ड होता है ना, उसके ये एक्स ऑफिसियो मेंबर भी होते हैं, चेयरमैन होते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पोस्ट क्या है? कैबिनेट सेक्रेटरी। इनके सामने जो आईएएस वगैरह हैं ये तो बच्चे जैसे हैं, जैसे भी कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो बस आईएएस इनके सामने पैदा होता है। क्वेश्चन इज व्हिच फंक्शनरी कैन बी इनवाइटेड टू गिव हिज ओपिनियन इन द पार्लियामेंट? देखो अटॉर्नी जनरल से कितने सवाल आए हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज कर दिया जा रहा है, ऊपर का जो फॉर्मेट है लैंग्वेज का बस इसको चेंज कर दिया जा रहा है। कौन होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ ये है थोड़ा सा 1 लाइन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी आ जाता है। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज, आप बताओ कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी है, स्टैच्यूटरी बॉडी है या नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है? 4 ऑप्शंस आपके पास है, इसका आंसर दो आप फटाक से, जल्दी से इसका आंसर दे दो। और मैं एक और सवाल आपसे पूछ लेता हूं कि जो सेबी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये किस तरह की बॉडी है? पहले तो आप इसका आंसर दो। बिल्कुल सही, राइट आंसर इज नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी। देखो ये जो होता है ना, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर होता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? जिसको किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के द्वारा बनाया गया हो, या जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जैसे हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? इसको हम किसी एक्ट के द्वारा बनाते हैं, पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, तो वो होगा स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, अब मुझे एक बताओ कि सेबी किस तरह की बॉडी है? आप ये कमेंट में बताना कि जो सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी, ये किस तरह की बॉडी है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो फिर से वही सवाल आ गया, फिर से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर ही सवाल पूछा गया है। तो आप देख रहे हो, एक ही सवाल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एक वर्ड यहां पे, और इससे रिलेटेड कितने सवाल बन जाते हैं आपके एग्जाम में। और यही चीज है, आप प्रियम्बल का एक बार मेरा लेक्चर देख लेना, बिल्कुल जरूर से देख लेना, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हैं, हर एक एग्जाम में प्रियम्बल से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उसको सॉल्व करना बहुत ही टफ हो जाता है। आप यहां भी देख रहे हो कि गलतियां हो जा रही है अगर आप थोड़े सही से क्वेश्चंस को नहीं देखते हो तो। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। पूछ रहा है आपसे, व्हेन डज लोकसभा और विधानसभा इलेक्शन कैंडिडेट forfeit his सिक्योरिटी डिपॉजिट? लोकसभा या विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार की जमानत कब जब्त हो जाती है? आंसर कीजिए इसका। देखो, व्हेन ही फेल टू विन द इलेक्शन, तो ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि 2-4 लोग खड़े होंगे तो सिर्फ एक ही जीतेगा ना उसमें से। बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर जो होगा वो 4 ओनली होगा। जितने भी सिक्योर्ड वोट होते हैं उसका 1/6 आपको लाना पड़ेगा। सपोज करो कि अगर 600 वोट्स पड़े हैं ना, तो आपको एटलीस्ट 100 वोट लाना ही पड़ेगा, इतना चाहिए। अगर इतना आपके हक में फेवर में नहीं आए हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। ये यूपीएससी मेंबर्स के टर्म की बात की जा रही है कि आपको ये बताना है कि यूपीएससी मेंबर्स जो होते हैं इनका टर्म क्या होता है। देखो, आर्टिकल 316 के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ यूपीएससी, तो इसका आप आंसर कीजिए। 6 years और टिल दे टेन 65 years ऑफ एज, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं स्टेट पीसीएस की, तो स्टेट पीसीएस के अंदर क्या होना चाहिए, ये बताओ आप कि स्टेट पीसीएस के अंदर जो है वो एज क्या होना चाहिए? मैक्सिमम 6 ईयर तो वहां भी होगा, लेकिन ये मैक्सिमम एज वहां पे थोड़ा कम होता है, तो कितना एज होगा वहां पे? राइट आंसर हो जाएगा आपका 62 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो कभी ये सवाल पूछ ले तो परेशान नहीं होना है, स्टेट पीसीएस में 62 इयर्स तक वो रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। द ऑथोरिटी व्हिच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज? फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, यूपीएससी एंड इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है। देखो, मैं इसीलिए एक आध थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का जो क्वेश्चन है ना वो भी बीच में डालता रहता हूँ, इजी लेवल का। आज के सेशन में कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे जहां पे आप कंफ्यूज हुए थे। राइट आंसर क्या होगा इसका? प्लानिंग कमीशन। अच्छा, प्लानिंग कमीशन की बात करें ना, तो ये मार्च 1950 में हमने देखा था कि हमने प्लानिंग कमीशन का फॉर्मेशन किया था,
और ये कब तक रहता है? ये रहेगा 17 अगस्त 2014 तक। इस दिन इसका नाम बदल के नीति आयोग हो जाएगा एंड आफ्टर देन जनवरी 1 2015 में नीति आयोग फोर्स में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। एज ऑफ ए कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होता है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी की बात की जा रही है, तो मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 18, 21, 25 और 26। देखो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 25 इयर्स आपका मिनिमम एज होना चाहिए। अगर हम बात करें पंचायती राज की, जो लोकल बॉडीज होती है ना, अगर हम लोकल बॉडीज की बात करें तो लोकल बॉडीज में अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो आपकी एज होनी चाहिए कितनी? 21 साल। और अगर आपको प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के में पार्टिसिपेट करना है, पार्टिसिपेट नहीं सॉरी, मतलब अगर आपको लड़ना है वो इलेक्शन, आप एज ए कंटेस्टेंट खड़े हो रहे हो, तो आपकी एज एटलीस्ट 35 इयर्स उस दिन होनी चाहिए। The annual report of the UPSC is submitted to, किसको सबमिट किया जाएगा? प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, प्राइम मिनिस्टर को और चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी को। राइट आंसर आपका क्या होगा? देखो अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। हटा कौन सकते हैं? वो भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं। तो रिपोर्ट कौन लेंगे? ऑब्वियसली वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही लेंगे। ठीक है, ये सवाल हमने पहले भी किया है, आगे बढ़ते हैं इस सवाल को छोड़कर। देखो ये दोनों ही सवाल हम पहले देख चुके हैं। आर्टिकल 280 के अंदर हमने देखा था फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करेंगे, 5 साल का इसका टर्म होता है। अगर प्रेसिडेंट को ये लगा कि नए फाइनेंस कमीशन की जरूरत है तो वो पहले भी चेंज कर सकते हैं इनमें। क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ही इज द। अब आप समझो, आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कोई एक है जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन का, कौन है वो? कौन होगा? आंसर कीजिए 39 का। बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका प्राइम मिनिस्टर। और मेंबर कौन कौन होंगे प्लानिंग कमीशन के? तो जितने भी हमारे इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होते हैं प्लस जो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो सब के सब क्या होंगे? मेंबर्स होंगे प्लानिंग कमीशन के। लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का। ये देखो, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इनमें से कौन सा बॉडी है जो कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। 4 ऑप्शन है आपके पास, इसमें तो गलती नहीं होगी। हमने बहुत कई बार डिस्कस किया है कि जो प्लानिंग कमीशन है ये जो है ये नॉन स्टैच्यूटरी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये फाइनेंस कमीशन ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आ जाएगा ना, आर्टिकल 280 के अंदर इसकी बात की गई है। यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल हमें देखने को मिलता है, तो ये भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है।